जैसे कि हमने देखा है कि हमारा इससे पहले एक सेशन हो चुका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स नाम के चैप्टर का। उस जो पर्टिकुलर सेशन था उसके दौरान हमने देखा था कि कैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंतर्गत एक पर्टिकुलर एक मेजरेबल क्वांटिटी रहती है। उसके दो प्रकार होते हैं। उसमें से एक जो क्वांटिटी होती है जिसे मेजर किया जा सकता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरी मेंटल क्वांटिटी रहती है जिसे मेजर नहीं कर सकते। और फिजिकल क्वांटिटी जो भी रहती है उसको भी मेजर करने के दो वे हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी की वजह से उसको मेजर किया जा सकता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार आते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें 7 चीजें आती है, और उन्हीं 7 चीजों के मिक्सचर से बाकी सारे क्वांटिटीज को बनाया जाता है, जैसे कि हमने देखा था। सो अभी जब हमने देखा कि 7 क्वांटिटीज थे तो उसमें था लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसी कुछ चीजें थी। अगर हमने देखा होगा तो हमने यहां तक देख लिया कि कैसे बाकी सारी चीजों के मिक्सचर से ही ये जो चीजें हम जो बात कर रहे हैं ये सारे क्वांटिटीज बनते हैं। ये हमें वहां से पता चल गया था। करेक्ट है? यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों को बातें क्लियर है। जानवी को बात क्लियर है ना? जानवी को पता था कि अभी क्लासेस है, करेक्ट? जानवीला माहिती होतं, बरोबर, आता क्लास आहे असं? यस वैभवी, Yes, sir. जानवीला माहिती आहे का आता क्लास आहे ते? Yes. ओके, ठीक आहे, चलेगा. आता आपण थोडस आणखीन पुढे जाऊयात. सो आता जर ह्या क्वांटिटी कळाल्या तर ह्या क्वांटिटीचा वापर कुठे केला जातो त्याकरिता मी लास्ट टाइम काही गोष्टी सांगितल्या होत्या. त्याला एकदा मी क्विकली रिवाइज करेन एका मिनिटामध्ये. सो जी फर्स्ट गोष्ट होती ती आता जेवढं मला तर माहित नाही, आठवत नाही मी लास्ट टाइम, कारण बऱ्याचशा क्वांटिटीज आहेत सगळ्या माझ्या डोक्यात असल्यामुळे मी डायरेक्ट सांगतो. वेलॉसिटीला आपण मीटर पर सेकंडने घेऊ शकतो, हे आपल्याला माहिती होतं, करेक्ट? दुसरी जी क्वांटिटी आहे, जर समजा ती ऍक्सेलरेशन असेल, जर ती ऍक्सेलरेशन असेल तर याला आपण मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये घेऊ शकतो, हे आपण पाहिलं होतं. थर्ड, जर एखादी क्वांटिटी फोर्स वगैरह मी असं घेतोय, फोर्स खूप महत्वाची क्वांटिटी है. जर तुम 11th मध्ये येता है, अगर आप 11th का पढ़ाई करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल होगा पूरे 11th 12th में फिजिक्स में, वो चीज रहेगा फोर्स. हर जगह पर आपको फोर्स दिखेगा. हर चैप्टर के अंदर ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जिसके अंदर फोर्स नाम का चीज ना है. हर जगह में फोर्स आता है. तो फोर्स क्यों न्यूटन भी कहते हैं ना? और न्यूटन मतलब क्या? संस्कृति बताएगी, लास्ट टाइम बोला था. संस्कृति, 1 न्यूटन मतलब क्या था? 1 kg into mass upon meter upon second. सेकेंड, बस सेकेंड, Raised to power -2. रेस्ट पर माइनस 2. Uh, meter second raised to power -2. फोर्स इज Meter. इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास तो केजी, और ये एक्सेलरेशन दिख रहा है, ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. meter per second square. ठीक है ना? ऐसे हमने कहा था, करेक्ट है. फोर्थ वाली चीज को हमने जैसे देखा था, हमने देखा था कुछ एक प्रेशर रहता है, अगर आपको याद होगा तो. और प्रेशर के यूनिट को हमने कहा था वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. करेक्ट है? तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिसे ऊपर आपने तो ऑलरेडी न्यूटन निकाल लिया है. सो दैट जस्ट लाइक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा. आई गेट केजी अपॉन मीटर एंड सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट है? ये हमने देखा था. लाभदेव, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Sir. या तो वीडियो क्यों नहीं ऑन करी लाभदेव? ओके. क्या होता है जब विद्यार्थी शिक्षक के सामने हो तो शिक्षक को पता चल जाता है कि विद्यार्थी को कितना समझ में आ रहा है. ये बहुत बड़ा फायदा होता है. विद्यार्थी को देख के ही पता चल सकता है शिक्षक को उसको कितना समझ में आ रहा है. जैसे संस्कृति को मैं तभी प्रश्न पूछता हूँ जब मुझे पता रहता है कि संस्कृति प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएगी. मैं संस्कृत को तब कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता जब मुझे लगे कि वो आंसर दे पाएगी. सो दिस इज दी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आपके और एक जो शिक्षक है दूसरे जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ही इज दी बहुत खतरनाक लेवल के टीचर है दूसरे, मैं आपको जल्द से जल्द में इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। जैसे आपको हिंट देने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने सुना होगा ना एक नारायणा नाम का क्लासेस है, जैसे एक फिटजी है, वैसे एक नारायणा नाम का क्लास है। तो वो जो टीचर है ये सीनियर फैकल्टी फ्रॉम नारायणा, और अभी चेन्नई में करंटली पढ़ा रहे। सो इज द बेस्ट फैकल्टी, मतलब तमिलनाडु का एयर उनके इंस्टीट्यूट से आया है, तो इज रियली बेस्ट पर्सन, मतलब मेरे दोस्त ही है ना। सो अगर हमें पार्टनर लेना तो बेस्ट लेना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा भी उनको एक बार अप्रोच करता हूँ। सो ही इज रेडी एक्चुअली। सो मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट जेई के लेवल का मार्क्स निकाल लें, कि आपका एक आईआईटी उधर से फिक्स हो गया, एटलीस्ट एक एनआईटी फिक्स हो गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। तो उसके लिए मेरे को पता तो चलना चाहिए ना जो सामने वाला पर्सन है वो अपना कितना हार्ट डाल रहा है, पढ़ता है, पढ़ाई करता है ना। लाभदी क्या लगता है तुझे, सही बोल रहा हूँ मैं? लाभदी सो यस। चुकी है वहां पे, ऐसे मुझे पता चलेगा बाद में, तो क्या मजा है फिर, है ना? अगर वीडियो ऑन रहेगी मेरे को पता चलेगा भाई ये जाग रही है, और मुझे इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना। आपने सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली कि ये जो एनर्जी रहता है ना, इसके ना ऐसे दो यूनिट्स होते हैं, अगर आपने सुना होगा इससे पहले कभी तो। देखो कभी कभार ना एनर्जी जो है ना, उसको ना ऐसा कैलोरी में भी मापा जाता है, और उसी एनर्जी को कभी कभार ना जूल में भी मापा जाता है। सुना है आपने कैलोरी और जूल? आपने कुछ हॉर्स पावर भी सुना होगा, हॉर्स पावर, मतलब वो पावर, यस। जो पावर का यूनिट होता है वैसे तो कुछ कुछ ऐसे मेथड्स है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ पहले तो। एक्चुअली ये 2017-18 के टाइम पे ना, 16-17 के टाइम पे सच, 2000 ही बोला सॉरी, 1600-1700 के टाइम पे ना क्या होता था पता है क्या, कि ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी, इसको लोग कैलोरी में मापते थे। मतलब लोगों का ऐसा साफ साफ कहना था कि जब भी एनर्जी मापना है तब कैलोरी में मापना है, एनर्जी का यूनिट ही क्या मतलब कैलोरी है। और लोग ये तक कहते थे कि वर्क डन का जो यूनिट है ना, वो वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल है, ऐसे लोग बोलते थे। लोग क्या कहते थे, एनर्जी का यूनिट कैलोरी है, वर्क डन का यूनिट जूल है। लेकिन अभी के जमाने में तो हम एनर्जी को जूल में माप लेते हैं इजीली, आपने देखा होगा ना, तुम्ही ऐकलं असेल ना, आम्ही आपण एनर्जीला जूल मध्ये मापतो। जर तुम्हाला माहिती नसेल तर तुम्ही नाही म्हणायचं, असं बोला स्पष्ट, सर मला नाही माहिती, मग मी आम्ही आणखीन डेप्थ मध्ये जाऊन सांगू शकतो तुम्हाला। माझा पर्स्पेक्टिव्ह हाच आहे की तुम्हाला कळलं पाहिजे 100%, कळतंय तुम्हाला मी काय सांगतोय ते का सांगू का? जूल म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? एक जूल नामक व्यक्ती होते, त्यांनी याबद्दल सांगितलं होतं ऍक्च्युली। आता दरअसल म्हणजे काय आहे ते ऐका जरा तुम्ही। 1600-1700 काळामध्ये, 16-17 सेंचुरी के टाइम पे ना, लोगों को पता ही नहीं था कि एनर्जी से भी वर्क प्रोड्यूस किया जा सकता है, या वर्क से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसीलिए लोग ना एनर्जी को कैलोरी में कैलकुलेट करते थे, और वर्क डन को जूल में कैलकुलेट करते थे। आगे जाके लोगों को पता चला, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, गाड़ी के अंदर अगर आपने पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल जलेगा, पेट्रोल जलेगा तो पेट्रोल से हीट तैयार होगा, हीट एनर्जी तैयार होगा। उस एनर्जी के वजह से गाड़ी आगे चलेगी और गाड़ी वर्क करेगी, काम करेगी, वर्क देगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं हीट एनर्जी के संबंध के वजह से ही तो आगे वर्क आया कि नहीं आया, बताइए मुझे, आया कि नहीं आया बताइए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एनर्जी हमेशा ही याद रखना है कैलोरी के साथ डील करता है। आप बोलते हैं ना, आज मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, अब मुझे मेरे 50 कैलोरी को बर्न करना होगा, नहीं तो मैं मोटी हो जाऊंगी, ऐसे हम बोलते हैं ना, पता है कि नहीं पता? जो लोग डाइट वाइट करते हैं ना, उन लोगों का ऐसे रहता है, कम कैलोरी वाला खाना खाना पड़ेगा। तो हम, मतलब ये तो हमारे उल्टा हो जाता है, ज्यादा कैलोरी का खाना खाएंगे तो अच्छी बात है ना, ज्यादा एनर्जी मिलेगा, है कि नहीं? क्या लगता है लाभदी? अगर हम ज्यादा कैलोरी का खाना खाते हैं तो अच्छी बात है ना, यस। तो फिर क्यों नहीं खाना चाहिए? ज्यादा कैलोरी का खाना तो खाना चाहिए सर। दिक्कत क्या है, जितने ज्यादा कैलोरी का खाना आप खाओगे, उतना अगर आपने काम नहीं किया तो वो कैलोरी सेव हो जाती है फैट्स के रूप में, चर्बी के रूप में। कम कैलोरी का खाना खाते हैं तो जितना हमने कैलोरी का सेवन करा है उतना यूटिलाइज हो जाता है बॉडी के अंदर। तो इसीलिए जब डाइट प्लान वगैरह करते हैं ना, तो कम से कम कैलोरी का खाना हम खाते हैं। उससे फायदा क्या होता है, फैट सेव नहीं होता, और जितना हमने खाया है उतना बॉडी को सफिशिएंट नहीं रहता। तो बॉडी क्या करता है, जो ऑलरेडी कैलोरी सेव था बॉडी के अंदर जो फैट्स के रूप में, उसको कंज्यूम करना चालू करता है, और दिन ब दिन फिर आदमी आपको पतला होते हुए दिखता है। बॉडी सबसे पहले प्रोटीन, मतलब जो आपके मसल्स है ना, जैसे मान लो ये मेरा मसल है,
तो बॉडी कभी भी इमीडिएटली मसल को कंज्यूम नहीं करता, बॉडी हमेशा पहले फैट को कंज्यूम करता है। इसीलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर पतला हो रहा है ना, तो उसका पेट अंदर चला गया, फिर उसका ये जबड़ा वबड़ा बाहर आया था वो थोड़ा अंदर चला गया, ऐसे दिखता है। फिर उसके बाद में उसके मसल कम भी होने लगते हैं। प्रोटीन मतलब बॉडी के अंदर के मसल तुरंत कम नहीं होते, पहले फैट्स पूरा जाता है बॉडी के अंदर का। तो डाइट प्लानिंग ऐसा देते हैं कि बॉडी को थोड़ा 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 कम पड़ना चाहिए, और बॉडी फिर उस मसल सॉरी उस फैट्स को कंज्यूम करना चाहिए। जैसे फैट खत्म, फिर डाइट प्लानिंग चेंज कर देते हैं। फिर अभी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं। अभी प्रोटीन का इंटेक बढ़ेगा तो बंदा प्रोटीन खाएगा, तो बॉडी पे मसल ही गेन होगा ना, फैट्स तो बनेगा नहीं। तो ऐसे बॉडी बिल्डर बॉडी बनाते हैं। पहले पहले फैट निकाल दो पूरा, कम कम खा के डाइट प्लान मतलब अलग डाइट लग रख के, कम कैलोरी वाला। एक बार अगर आपका फैट चला गया, अब हाई प्रोटीन इंटेक लेना। इसलिए लोग बोलते हैं ना वो प्रोटीन का पाउडर वाउडर खाते हैं, डब्बे वब्बे आते हैं ना काले कलर के। तो वो ये सब ये कैलोरी में एनर्जी का झोल है पूरा। कोई जूल में एनर्जी नहीं बोलता। आज मेरे बॉडी में 100 जूल का एनर्जी आ गया है, अब 100 जूल का एनर्जी को कंज्यूम करना पडेगा, ऐसा कुछ बोलता है कोई? जूल वूल में नहीं बोलता है ना, अगर आपने चेक किया होगा। पण वर्क हे नेहमी जूल मध्ये म्हटलं जातं। पण एक व्यक्ती त्यावेळेस आला, ज्याचं नाव होतं जूल्स. त्या जूल्सने सांगितलं की एनर्जी देऊनच वर्क बनवलं जातं ना, मग एनर्जी आणि वर्क मध्ये संबंध आहे, असं त्यांनी संबंध प्रूव्ह करून दाखवला. आणि ही गोष्ट आतापासून लक्षात ठेवा, मी सांगतोय ते. त्यांनी सांगितलं की 1 कॅलरी म्हणजेच 4.18 जूल असतं, असं त्यांनी सांगितलं. ही स्टँडर्ड गोष्ट आहे. एका कॅलरीपासून 4.18 जूलचं वर्क डन बनवता येतं, वर्क बनवता येतं, असं त्यांनी सांगितलं. जर पूर्ण एनर्जीचा वापर केला तर. आता आपल्या गाडीत काय होते, थोडी एनर्जी वाया जाते ना, थोडी एनर्जी सायलेन्सर मधनं गरम हवेतनं वाया जाते. आपलं इंजिन थोडं थोडं गरम होतंय, त्याला पाणी आपण टाकतो ना, पाण्यामुळे काय होतंय, इंजिन जास्त गरम होत नाही ना आपलं, माहिती ना तुम्हाला? गाडीमध्ये पाणी पण टाकतात. मग काय आपली तिथे थोडी एनर्जी वाया चालली. पण तुम्ही जर एक अशी सिस्टीम बनवू शकले, तिथं पूर्णच्या पूर्ण कॅलरीमध्ये एनर्जी दिली, तर गाडी चालायला लागली ना, तर मग एका कॅलरीमुळे तुम्हाला जी गाडी चालून मिळते ना, ती 4.8 जूलची म्हणजे त्या तेवढं वर्क मिळतं त्याचं. असं समजा तुम्ही याला. तुम्हाला नसेल कळालं तर स्पष्ट नाही बोला, मी परत ट्राय करतो. परत सांगू? मी आणखीन एकदा सांगतो. लास्ट वेळ ऐका. सिंपल ऐका, सिंपल. खरं तर एनर्जी कॅलरीमध्ये मापली जाते. खरं तर वर्क जूलमध्ये मापलं जातं. पण ऍक्च्युली किती एनर्जी दिल्यावरती किती वर्क डन, हे जर तुम्हाला काढायचं असेल, तर नेहमीच लक्षात घ्या, फिजिक्समध्ये 1 कॅलरीमुळं 4.18 जूलचं वर्क बनतं. तुम्ही 1 कॅलरीची एनर्जी द्या, त्याच्यात तुम्हाला किती वर्क मिळेल? 4.18 जूलचं वर्क मिळेल. समजतंय मी काय बोलतो? हे जूलनी एक्सपेरिमेंट करून प्रूव्ह केलं. मग आता कळायला लागलं ना, पहिले तर लोक एनर्जी कॅलरीमध्ये मापायचे. पण आता लोक असं बोलायला लागले. आता लोक कसे बोलायला लागले माहितीये का? लोक असं नव्हते म्हणत की 1 कॅलरी एनर्जी. लोक असं पण म्हणायला लागले की 4.18 जूल. मग लगेच आपल्याला कळलं पाहिजे. 4.18 जूल एवढं वर्क जर भेटलंय, तर किती एनर्जीमुळे आला असेल? 1 कॅलरी एवढ्या एनर्जीमुळे आला असेल. कळतंय मी तुम्हाला काय सांगतोय? लाब्दी, समझ में आ रहा है क्या? Yes. क्या समझा बता? One calorie means 4.18 joule. हाँ, ये सादा सिंपल था, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये ऐसे याद रखना, ठीक है? अभी के स्तर पे, ठीक है? अभी ये जो 4.18 नंबर है ना, इसको बोलते हैं जूल्स इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? ये भी याद रखो, जूल्स इक्विवेलेंट, ठीक है? जूल्स इक्विवेलेंट। 4.18 मतलब क्या है लाभदी? जूल्स इक्विवेलेंट, ठीक है? चलेगा? Yes. आगे बढ़ सकते हैं अभी? Yes, sir. यस। अभी मैं आपको बताता हूं इन चीजों का कितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे अब हम आगे जाके, अब आपको पता चलेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। अब मैं एक एक करके आगे थोड़ा बढ़ता हटा दूं, थोड़ा आगे बढ़ लूं। अब Yes. अब देखिए, लाभ डेट में कितने परसेंट है तेरे को? 93. ओके, वही तेरे को? 90. और हमारे संस्कृति को कितने हैं? 83. ग्रेट ग्रेट, अच्छा है, ठीक है। कुछ काम के नहीं लेकिन ये परसेंटेज आप
एक एग्जाम का टारगेट मैं आपको देने वाला हूँ, उस एग्जाम को क्रैक करके दिखाओ जो ऑल ओवर इंडिया पे होता है, तब मजा आएगा। तब मुझे भी लगेगा कि आपका सच में लेवल है। ये स्कूल में तो नहीं है कुछ मजा। ठीक है, लेट इट बी। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। आता जसं मी एनर्जी म्हटलं बरं का, तसं एनर्जीला तुम्ही कॅलरीमध्ये मापता, तसंच त्या कॅलरीला जूल मध्ये पण कन्वर्ट करता येतं. म्हणजे एनर्जीला तुम्ही आता जूल मध्ये पण मापू शकताय. पहिले हे नव्हतं माहिती कोणाला, पण जूल्सने सांगितल्यानंतर लोकांना कळालं की बाबा एक कॅलरीला तुम्ही 4.18 जूल घ्या, म्हणजे तुम्ही एनर्जीला जूल मध्ये देखील सांगू शकताय. कळतंय का? कळतंय का? म्हणजेच Yes. एनर्जी, वर्क, आणखीन एक गोष्ट येते, ही थोडी टफ आहे पण लक्षात ठेवायचे. टॉर्क. काय बोललो मी? टॉर्क. एनर्जी, वर्क, टॉर्क ह्या सगळ्यांना एकच युनिट आहे. काय? जूल. खतम. सगळ्यांना कळतं मी काय बोलतोय? Sir, torque means येस, मी सांगतो टॉर्क म्हणजे काय. बघा, मी जर म्हटलं तर ही माझ्याकडे भगवद्गीता आहे सध्या, ठीक आहे, माझी भगवद्गीता आहे. आता या भगवद्गीतेला मला इथून इथे न्यायचंय, ठीक आहे. ठीक आहे, ही भगवद्गीता आहे. त्या भगवद्गीतेला मला इथून इथे न्यायचंय. त्याकरिता मी काय करणार? इकडनं फोर्स देणार, है ना. तो इस फोर्स के वजह से मेरी भगवद्गीता यहां से यहां तक आई. तो आप मुझे बताओ, कुछ एक फोर्स तो दिया होगा ना मैंने. मान लो मैंने 100 न्यूटन का फोर्स दिया. फोर्स तो न्यूटन में मापा जाता है, पता है आपको. 100 न्यूटन का फोर्स दिया, और 100 न्यूटन के दिए हुए फोर्स की वजह से, जस्ट मिनट मेरे को, दिस इन गैलरी व्यू, या तो अभी एक मिनट, मेरे को खुद को पिन करना है. पिन, यस. ये मेरा भगवद्गीता है. मैंने अगर इसको यहाँ से फोर्स लगाया तो ये आ रहा है यहां से यहां तक. तो देखो यहां पर मैंने फोर्स मान लो 10 न्यूटन का लगाया था. 10 न्यूटन का फोर्स. बंदा इधर से इधर तक आया, मतलब 5 मीटर आया. इधर से इधर का दूरी मान लो 5 मीटर आहे, ठीक आहे. 100 न्यूटन फोर्स लावल्यावरती मी जातो 5 मीटर पुढे. सिंपल फंडा आहे. 100 न्यूटन फोर्स लावल्यावरती संस्कृती मी किती पुढे जातो? 5 मीटर. 5 मीटर पुढे. आता तुम्हाला माहिती ना वर्कडन कसं काढतात? वर्कडनचा फॉर्म्युला काय? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पता है कि नहीं पता? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. नहीं अगर पता होगा तो मैं अभी बता रहा हूं, अभी सब लोग हम मिलकर समझेंगे इसको. तो अभी देखिएगा, देखिए, याद रखना. अगर याद नहीं था तो अभी याद रखना चाहिए. वर्क डन को पता है क्या बोलते हैं? वर्क डन मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या, ये भी बता देता हूं. देखो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, नहीं आपके स्कूल में अब तक हो जाने चाहिए था, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वर्क डन. लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अभी बता रहा हूं, अभी तो पता चलना चाहिए. अभी एक भी चीज मिस नहीं करना है. जर समजा माझ्याकडे एखादी गरीबशी गाडी होती. इस गरीब गाड़ी को हम लोग मान लो यहां से, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है. अब इस गाड़ी को मैंने क्या किया? इस गाड़ी को मैं डॉटेड लाइन से आपको थोड़ा शो कराना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि इस गाड़ी को मैं यहां से यहां से इस गाड़ी को मैं यहां तक ले जाना चाहता हूँ, ठीक है. अब मैंने क्या किया? गाड़ी को मैंने उठा दिया. दिमाग खराब क्या भाई. हाँ. गाड़ी इधर आ गई, ठीक है. अब आपने देखा कि गाड़ी कितना दूर आया. मान लो गाड़ी डी दूरी पे आ गया, ओके. और गाड़ी पे फोर्स कितना लगा रहे थे आप कंटिन्यूअसली? एफ फोर्स लगा रहे थे. तो आपको पता है वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मतलब अभी के लिए बस इतना याद रखो, एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है? वर्क डन है. काम करने के लिए दो चीजें लगती है, ताकत लगती है और काम हुआ हुआ दिखना भी तो चाहिए. मान लो आपकी मदर आपको सुबह बोली, बाळा आज घरातलं सगळं काम कर, झाडू वगैरे मारून घे. आता तुम्ही म्हटलं ठीक आहे आई, मी करतो. आई गेली, किंवा आईने म्हटलं बाळा हा सिलेंडर दरवाजा समोर ठेवलाय, त्याला किचन मध्ये नेऊन ठेव. आता लाभदीने म्हटलं ठीक आहे मम्मी मी ठेवते.
आता मम्मी गेली बाहेर, आता लांबदी सिलेंडर असं वरती उचलायची, असं अशी उचलायची, खाली ठेवायची, परत उचलायची, मी दिसतोय सगळ्यांना, खाली ठेवायची, परत वरती उचलायची आणि खाली ठेवायची. आता लाभदेनी म्हटलं आईला, आई लय काम केलं बरं का मी आज, सिलेंडरला 4 वेळा उचलून खाली ठेवले मी. आई बोलली अगं इथून तिकडे न्यायचं होतं पण. नाही पण हे पण तर कामच आहे ना, माझी ताकद तर गेली ना. हे बघ, हे बघ, आपने भले इधर फोर्स लगाया है, लेकिन क्या एक जगह से दूसरी जगह पे गया क्या? नहीं गया ना. तो 2 चीजें होनी चाहिए उसमें, एक तो आपका फोर्स भी लगना चाहिए और चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जानी भी चाहिए. ये 2 चीजें अगर हो रही है मतलब आपका वर्क डन है, आपने काम किया है, ये प्रूव हो गया ना. कभी कभार ऐसे हो जातं ना, उत्तराने म्हणजे कधी कधी असं होऊन जातं ना की बाबा मी हा फोर्स नहीं लावला आणि सिलेंडर इकडून तिकडे गेला, तभी भी वर्क डन नहीं हुआ. क्यों? फोर्स भी लगाना जरूरी है. समजते का? 3 गोष्टी सांगतोय, 3 गोष्टीला डोक्यात ठेवाल बरं का. पहिली गोष्ट, फोर्स लगना चाहिए. दूसरा चीज, डिस्प्लेसमेंट उसका मतलब उसका पोजीशन चेंज होना ही चाहिए. समझा? 2 चीजें नहीं समझा? पहला चीज Yes, क्या? sir. फोर्स लगना ही चाहिए, और दूसरा क्या बोला? उसका पोजीशन चेंज Display. होना ही चाहिए. डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन बोलो, पोजीशन चेंज होना ही चाहिए. समझा? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो आ गया. मेरे पास यहां पर एक पार्ले बिस्किट का पैकेट था. अकेले खाने की अपेक्षा में मैंने इसे गांव भर घुमा के शाम को फिर से घर पे लेके आया और यहीं पे लाके रख दिया. बोलो, पार्ले बिस्किट के ऊपर कितना वर्क हुआ है? बहुत सिंपल प्रश्न. पहला कंडीशन क्या बोला मैंने? फोर्स लगना ही चाहिए. आप पार्ले बिस्किट को हाथ में लेके घूम रहा हूं मतलब पकड़ के उसको चल रहा, तो फोर्स तो लग रहा है ना उसके ऊपर, तभी तो होल्ड कर पाया हूं मैं उसको. दूसरा चीज, पोजीशन चेंज होना चाहिए. क्या पार्ले बिस्किट का पोजीशन चेंज हुआ है? नहीं. नो. खत्म. No. वर्कडन 0 है. फिजिक्स सीधा बोलता है, तो दिन भर कितना भी मगजमारी कर ले, अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वर्कडन 0. समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? Sir. Yes. अब और एक चीज, इसीलिए मैंने बोला, आपने बोला ना, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो गया ना. यहाँ पे चेक करो ना, देखो यहां पर फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना भाई, तो वर्कडन तो 0 आएगा ना. कल ही बता, आपको पता होगा ना डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? Yes, शॉर्टेस्ट sir. Yes. शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो दिमाग खराब इधर, तो इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ दोनों एक ही हो गए. लग गई. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. तो Yes. चलो, ये तो 2 कंडीशन पता चल गई. पहला फोर्स होना चाहिए, दूसरा क्या? पोजीशन चेंज होना चाहिए. अब थर्ड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, ये थर्ड चीज होने के बाद संस्कृति को पूछने वाला मैं 3 चीजें क्या है, तो इसलिए संस्कृति में रेडी रहना चाहिए. जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. अगर अगर जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसके उल्टे दिशा में, अगर या फिर उसके परपेंडिकुलर दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भी वर्क डन 0 होता है. एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अच्छे से समझो इस एग्जाम्पल को. देखो, मैं चाहता था मैं चाहता था कि मेरा जो ब्लॉक है, मेरा जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को मैं यहां से यहां पर लेके आऊं. समझा ना? कहां से कहां पे? इनिशियली कहां पे था? यहां पे था. यहां से वहां पे लेके जाऊं. वो करने के लिए मैंने रात भर दिन लगाकर, दिन रात मेहनत करी, और मैंने इसे एक फोर्स से नीचे दबाया. मैं उसे कहां ले जाना चाहता था बच्चों? मैं उसे 1 से 2 तक ले जाना चाहता था. तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल तक इस दिशा में आएगा ना. डी डिस्प्लेसमेंट आया ना. 1 से 2 तक जाना है, लेकिन मैंने फोर्स कहां लगाया? परपेंडिकुलर लगाया ना. तो याद रखना, जब कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तभी भी वर्क डन 0 ही मिळता है. खत्म. कारण प्रॅक्टिकली विचार करा, फोर्सला खाली दाब चालते, ती पुढे काय जाणार आहे ना. समझ में आया क्या? Yes. लाभदी, समझा तेरे को? Sir, एक बार फिर से ठीक है, repeat मैं एक बार फिर से बताता हूँ. देखो, एक्चुअली क्या, वर्क ऑरेंज में घुस गया मैं. मुझे पता चला आपको वर्क पता नहीं है, तो मैंने सोचा आपको वर्क भी बता देते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं एक में वर्क एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्क ऑरेंज के चैप्टर में तो उसको बताने वाला हूँ, है ना. ऐसे.
तो अब भी एक बार मैं और एक बार आपके लिए ट्राई करूंगा, आप सब लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। चलिए मेरे को ना ये वीडियोस, हाँ यस, यही तो मैं चाहता था कि वीडियो में कहीं पे ऐसे ऊपर चिपका दूं, अब चिपक चुके ऊपर। मैं लास्ट टाइम की वीडियोस को अपलोड नहीं किया, मैं आज कुछ भी करके उन दोनों आज के और लास्ट टाइम की वीडियो को अपलोड करके आपको भेज दूंगा, तो आप उसके नोट्स निकाल के रखिए। पहला इंपॉर्टेंट लेक्चर था, नोट्स मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब भी जैसे मैं उधर आपके यहाँ पे क्या प्लेस है आपका, लोनी, जैसे मैं लोनी पे आऊंगा मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि आपने आप कितने नोट्स निकाले अब तक, है ना, तो तब मुझे पता चलेगा कौन कितना पढ़ाई कर रहा है। चलो ठीक है, अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं। अब पहले मैं तो आपको वर्क टॉपिक पढ़ा देता हूँ, ठीक है, अब अच्छे से देखेंगे सब लोग ये वर्क दरअसल है क्या, और वर्क में कितने टाइप हो सकते हैं। अब वर्क को हम 0 से हीरो तक पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब आपका क्लियर ही हो जाना चाहिए। वर्क क्या है? वर्क, वर्क मतलब होता है जब भी कोई भी चीज एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पहुंच जाए तो वहां पे वर्क हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। आप देखिए, उसको बताने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहूँ। एग्जांपल देखिए क्या है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मान लीजिए ये रास्ता है। अब यहाँ पे ब्लॉक था और हुआ कुछ ऐसा, इस पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से मैं चाहता था कि मैं फाइनल पोजीशन में पहुंच जाऊं, और फाइनल पोजीशन मेरा ये था। सारे बच्चे ईमानदारी से सुनेंगे अभी, ठीक है। आपने अभी तक कुछ ऐसा वेक्टर वेक्टर सुना है क्या? वेक्टर वेक्टर पढ़ा है क्या आपके यहाँ पे कुछ वेक्टर? सर यस। ओके ओके, तो आपको ग्रेट ग्रेट, तो आपको वेक्टर तो पता है ना? यस, स्केलर अब एंड वेक्टर। या तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलता है, क्या देता है? एक वेक्टर को अगर इंटू करो दूसरे वेक्टर के साथ तो क्या मिलता है? डॉट प्रोडक्ट करो तो। सुना है इसके बारे में कुछ? नहीं। इसके बारे में नहीं सुना? नो। ओके ओके ठीक है, चलेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पढ़ाया नहीं होगा फिर अभी तक, इसको भी ठीक है। मैं जब वेक्टर स्टार्ट करूंगा ना, मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट और वेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरे 11 12 में आते हैं, तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियल से फाइनल तक मान लीजिए मैं जा रहा हूँ। अब इनिशियल से फाइनल को जाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत करी, मतलब मैंने सोचा कि जद्दोजहद से पूरा जान लगा देंगे, दिमाग खराब, लेकिन इस बंदे को हम लोग यहाँ से वहां पे पहुंचा के ही रहेंगे, ऐसे सोच के मैं बड़ी मेहनत कर रहा था, धक्का दे रहा था मान लो इसे। अब जब मैं इसे धक्का दे रहा हूं, धक्का देकर उसको इधर ले जाना है, तो आप ही मुझे बताइए किस दिशा में फोर्स लग रहा है? इस दिशा में फोर्स लग रहा है, करेक्ट है। पहले हमने हमारा टारगेट रखा था कि काम हमें क्या करना है। लाब्दी को मदर ने काम क्या दिया है? लाब्दी को मदर ने बोला है इनिशियल से फाइनल तक लाब्दी को सिलेंडर ले जाना है। मतलब सिलेंडर के जाने की दिशा क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की दिशा क्या होनी चाहिए? बता लाब्दी, क्या दिशा होनी चाहिए? सर ये दिशा होनी चाहिए, करेक्ट है, हाँ या ना? यस सर। तो अब आप मेरे को बताओ, याद रखना, अच्छे से याद रखना। अब मैं आपको रूल बता रहा हूं, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का रूल है, ठीक है ये। मैं हर एक चीज थोड़ा फास्ट बताऊंगा, लेकिन थोड़ा हल्के में याद रख सकते हैं। जब पढ़ाना है तो पूरा पढ़ा दूंगा वेक्टर्स में फिर से। जर समजा तुम्हाला मी कोणते ते दोन वेक्टर दिले, काहीतरी एक दोन वेक्टर काहीतरी, पहिल्या वेक्टरला मी म्हणतो ए वेक्टर आणि दुसऱ्या वेक्टरला मी म्हणतो बी वेक्टर। कितने वेक्टर है हमारे पास? दो वेक्टर है, टू। दो वेक्टर है। पहला है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। अब सारे बच्चे एकदम ईमानदारी से सुनेंगे, पूरा जान डाल के सुनेंगे। अगर किसी ने आपको बोला, किसी ने अगर आपको बोला कि मुझे ए वेक्टर को ना, मेरे को ए वेक्टर को ना इंटू करना है यार मेरे को बी वेक्टर से, क्या बोला मेरे को ए वेक्टर और दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना है, मैं यही सिखा रहा हूं, ये सबसे खतरनाक टॉपिक है, इसको समझ लो तो टेंशन खत्म। मैं क्या करने वाला लाभदी, वैभवी क्या करना चाहता हूं मैं? ए वेक्टरला बी वेक्टरनी मल्टिप्लाय। ग्रेट, मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। अब उसके वजह से क्या होगा उसके बारे में बात कर रहा हूं।
तो ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। कितनी? संसार के अंदर दो पॉसिबिलिटी बनती है। ये मैं बताऊं, कोई भोजपुरी वाला टीचर बताए, कोई कन्नाडी वाला टीचर बताए, कोई पाकिस्तान का टीचर बताए, तो कोई नेपाल वाला टीचर बताए, यही रहेगा, क्योंकि दीज आर स्टैंडर्ड लॉस। तो समझना है, जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज व्हिच विल ऑकर इवेंचुअली इन इट। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विल बी लाइक, तो दोनों अपॉर्चुनिटी के दो एरोस। तो पहली अपॉर्चुनिटी रहती है कि इट विल बी लाइक, अगर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बी वेक्टर से तो आपको आने वाला कुछ तो एक सी आंसर मिलेगा कुछ तो कभी कभार मिलने वाला सी आंसर वेक्टर में मिलता है कुछ कुछ केसेस में, और कुछ कुछ केसेस में जब आप ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर बस सी मिलता है, स्केलर मिलता है, वेक्टर मिलता ही नहीं। म्हणजेच दो वेक्टर को इंटू करने पे दो प्रोबेबिलिटीज आती है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर वेक्टर इंटू वेक्टर किया जाए तो दोनों दोनों में से कोई तो एक प्रोबेबिलिटी आएगी। हमको नहीं पता, हमको पहले तो पढ़ाई करके याद रखना पड़ेगा कौन सी प्रोबेबिलिटी आती है। तो एक वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे वेक्टर भी आ सकता है और वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे स्केलर भी आ सकता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा पहले। समझा क्या? समझ लो। Yes. अब ये पॉसिबिलिटीज क्या है सर, कहां कहां पे होता है ये? ऐसे तो आप हमको कंफ्यूज कर दोगे। हमको भी तो एग्जैक्ट पता रहना चाहिए ना कहां पे क्या होता है कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो अब आइए मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कब क्या होता है। अब अच्छे से सुनोगे सब लोग। अगर वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे वेक्टर मिल रहा है ना, तो उसको बोला जाता है अब एक वेक्टर को ए मानता हूं, एक वेक्टर को बी मानता हूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। तो उसको बोला जाता है ए वेक्टर बड़ा क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा वेक्टर ए। अब इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोल रहा हूं, अब मैं इसको बोल रहा हूं क्रॉस, क्योंकि इन लोगों को दिखाना था ना मल्टीप्लीकेशन दो रिजल्ट आते हैं। तो भाई दो वेक्टर को इंटू करने पे वेक्टर कब मिलता है? तो ऐसे बोलने का, जब मैं वेक्टर को क्रॉस करूंगा दूसरे वेक्टर से तो क्या मिलता है? मिलते हैं बोलने का वेक्टर मिलता है। समझा क्या? तो फिर अभी स्केलर कब मिलता है? तो उसके लिए एक यूनिक आइडिया क्या, एक वेक्टर को डॉट करेंगे दूसरे वेक्टर से तो क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। तो इसको क्या बोला गया? डॉट। तो मतलब है तो दोनों भी मल्टीप्लीकेशन ही। समझा क्या मैंने क्या बोला? है तो दोनों भी मल्टीप्लीकेशन, लेकिन जिस मल्टीप्लीकेशन को आप क्रॉस से दिखाते हो उसके एंड में आंसर वेक्टर आता है, आपको पता होना चाहिए। और जिस मल्टीप्लीकेशन को आप डॉट से दिखाते हो उसके एंड में आंसर स्केलर से आता है, आपको पता होना चाहिए। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. Yes. चलो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। पी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है, एक पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, आंसर स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा? Scalar. स्केलर आएगा। डॉट क्या है? Scalar. Scalar. डॉट स्केलर है। डॉट मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन डॉट दिखाने से मेरे को पता चलता है कि आगे आंसर स्केलर आने वाला है। कुछ हो नहीं जाते भेजे में। समझे हो? समझ में आ रहा है सबको? Yes. अब और एक Yes. चीज, अब और एक चीज, अगर मैं पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर बोल रहा हूं तो आंसर क्या आने वाला है? Vector. यस, वेक्टर आएगा। इट मींस क्या मैं अभी यहां पर जो लिखूंगा, आप जरा देखिएगा, मैं कुछ तो लिख रहा हूं यहां पे। पहले तो दोनों को ब्लैक ब्लैक कर दो, दोनों साइंस को गायब कर रहा हूं। अब मेरे को बताओ, अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो सी वेक्टर सही है, लेकिन ए Yes. वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखूं तो बस सी सही है क्या? हाँ या ना? बस सी मतलब इसका Yes. क्लियर? Yes. ये बताएगी पॉसिबिलिटी कि वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन दो पॉसिबिलिटीज होती है। तो इसीलिए 11th में आपको दो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, दो टॉपिक वेक्टर में पढ़ाए जाते हैं। एक टॉपिक पता है क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहला जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? Cross product. हाँ, ये पहला टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, 11th में पढ़ाएंगे ये। और दूसरा टॉपिक पता है क्या पढ़ाते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो आपको अभी से पता चल गया। बताओ रे डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या? डॉट प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर को इंटू करेंगे तो एंड में क्या मिलता है?
स्केलर मिलता है। स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसमें दो वेक्टर को अगर क्रॉस करेंगे तो आंसर क्या मिलता है? वेक्टर। वेक्टर मिलता है। ये बात आपको क्लियर हो गई तो खत्म, फिर टेंशन नहीं, मजा आ गया। अब आगे बताओ, मैं अभी आगे यस। यस देखो, इतनी मेहनत से मैंने, देखो कब से मैं ऐसे खड़ा हूं यहाँ पे, दिख रहा है? पाठ आकडून दिली, आता मी पुढे सांगतो, जरा लक्ष करा व्यवस्थित। ये तो बस मैं आपको बेसिक्स बता रहा था, इसको आपको अच्छे समझ, ये बोलना नहीं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा मैं, अगर नेक्स्ट लेक्चर में आपको नहीं आया तो मैं डांट दूंगा थोड़ा सा फिर, है ना? इसलिए सबको ध्यान देना है, अब सब लोग ईमानदारी से ध्यान। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया वर्क डन मतलब क्या होता है, वर्क डन मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, क्या फोर्स एक वेक्टर है? हाँ या ना? लहानपणी आईला राग आला तर आई असं बोलायची, शांत बस नाहीतर कानाखाली एक देईन, असं बोलायची ना? ऐसी मम्मी बोलती थी आपको? कभी बोला है मम्मी ने? संस्कृति सोच रही होगी, हाँ हर रोज बोलती है मम्मी मेरे को। बताने का मर्म ये है कि फोर्स लगाते टाइम पे भी मम्मी पहले आपको दिशा बताती है कि कान के नीचे ही मारूंगी, है ना? नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? हालांकि कान के नीचे बोल के लोग कान के आगे मारते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उनकी दिशा गलत हो जाती है, लेकिन दिशा तो बता ही जाती है एक्चुअली, अगर देखा है। बताने का मर्म है कि फोर्स इज वेक्टर। पेट में फाइट मारूंगा, पेट में दिशा बता दिया, पेट में फाइट। ऐसा होता है क्या, कान के नीचे मारा और पेट में दर्द हो गया? ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता। जिस दिशा में फोर्स लगाओगे वहीं पे एक्शन दिखेगा ना आपको, तो रिएक्शन उसका। सो बताने का मेरे में है कि फोर्स इज वेक्टर। अभी तक नहीं पता होता तो अब याद रख लेना, फोर्स क्या है? वेक्टर है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं ना एक मिनट दो मुझे बस, ये ना आप पहले तो लिख लो इसको अच्छे से, क्या बताता हूँ क्या लिखना है आपको, एक मिनट देखो बस। मैं पहले आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, वेक्टर कौन है और स्केलर कौन है, इसको हमेशा भेजे में रखना है। पहले वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। वेक्टर में पहला आता है डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर होता है। तो इसके आगे अगर कोई भी आपको बोलता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बोलने का वेक्टर है। दूसरा वेलोसिटी, तीसरा फोर्स, चौथा एक्सेलरेशन। मोमेंटम, पांचवा एक्सेलरेशन, सिक्स्थ, अब इसमें और भी है, जैसे टॉर्क भी आएगा, तो इसमें सेवेंथ, अभी कुछ एंगुलर वाले भी टर्म्स रहते हैं, जैसे कुछ एक फील्ड नाम की चीज भी आती है, फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, आगे रहेगी, वो 10th में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये सब वेक्टर्स है, तो अभी बस इतना याद रखना है। और स्केलर कौन कौन होते हैं? तो स्केलर में आता है डिस्टेंस, स्पीड, उसके बाद में आएगा वर्क डन, एनर्जी, पावर, मास, और एक आठवां वेक्टर में और एक चीज आता है, एरिया। ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्चुअली, देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? ये फेमस एग्जांपल है जो आपको 10वीं तक बहुत दिखाई पड़े। ये अगर आपको पता है तो आप ऐसा माने जाओगे कि आप नॉलेजेबल पर्सन, ऐसा माना जाएगा। इसको लिख लो, मतलब लिख लीजिए जल्दी से, तो आपको एक आइडिया आएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल सकते हो। गया? यस या ग्रेट। हाँ, थोड़ा पीछे ले लो, हो गया लिख के? यस। अब देखो, अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, अब तुम ही मेरे को बताओ अब आप मेरे को बताओ, फोर्स क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। बोथ आर वेक्टर। तो अभी आप मेरे को बोलो, अगर मैं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को इंटू करूंगा तो? वेक्टर। अब मैं चाहता हूं आप मुझे दिमाग लगा के बताइए। आप पहले तो पूरा चार्ट ऑब्जर्व कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपका लॉजिक चेक करने वाला, आप कितने लॉजिकल लोग। आप पूरा चार्ट याद, मतलब एक बार याद रख लीजिए। याद रख लिया? याद रखना है मतलब एक बार देख लीजिए एटलीस्ट, स्केलर्स के पहले 3-4 चीजें देख लीजिए और याद रखिए कि स्केलर है बोल के। संस्कृति टेंशन ले रही है क्या?
नाही ना? यस, देख लिया. आता जरा पहा, मी काय करतो, थोडं पहा इकडे आता बरं का. अब मैं लिख रहा हूं, अगर फोर्स का मल्टीप्लीकेशन, अभी देखो ये इनटू मल्टीप्लीकेशन वाला है, ठीक है. आप मेरे को बताओगे डॉट आएगा या क्रॉस आएगा, मैं नहीं बताऊंगा. फोर्स वेक्टर को मल्टीप्लाई किया डी वेक्टर से और उससे आंसर क्या आता है, वर्क डन. तो बताओ यहाँ पे डॉट दू या क्रॉस दू? Dot. Dot. वही बताए, वही डॉट क्यों? Sir, because work done is a scalar quantity. ग्रेट, ये समझना है फंडा. इसीलिए जब भी वर्क डन का फॉर्मूला लेना होता है तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है, जिससे कि वर्क डन आता है, क्योंकि स्केलर है. अब इसके और एक विपरीत बात बताऊं, एक विपरीत बात बताओ. देखो अभी आपने तो सब, मैंने आज का लेक्चर देखो पूरा घुमा दिया. लाब्दी की एक क्वेश्चन ने लास्ट आधे घंटे से लेक्चर हिला दिया है, क्योंकि हम टॉर्क से बस आगे जाने वाले थे, लेकिन टॉर्क से हम फिर फोर्स पे आए, सॉरी टॉर्क से हम वर्क डन पे आए, वर्क डन से फिर स्केलर वेक्टर पे गए, स्केलर वेक्टर से फिर मल्टीप्लिकेशन में गए, मल्टीप्लिकेशन से फिर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पे गए, फिर वहां से वेक्टर देखा, स्केलर देखा, फिर से वर्क डन पे आए हैं. अब फिर से टॉर्क पे जाएंगे, क्योंकि टॉर्क को खत्म करना है ना, मेरे दिमाग में है वो बात. सबको टॉर्क बताने के लिए महाभारत किया मैंने पूरा. अब फिर से भगवद्गीता, महाभारत भगवद्गीता, क्या सॉरी भगवद्गीता महाभारत के अंदर, इसलिए वन सेकेंड हम जाते हैं भगवद्गीता की ओर. अब देखिए क्या बोला था मैं. यस, इस भगवत गीता को यहां से यहां ले जाना है तो दो चीजों की आवश्यकता है, फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सही है, तो वर्क डन मिलेगा. लेकिन मैंने बोला दिमाग खराब, मैं चाहता हूं कि भगवत गीता आगे जाएगी नहीं, भगवत गीता बस घूमनी चाहिए. क्या ये भी वर्क है? क्या ये वर्क है? No. क्या मैं No. निकट हूं या मैं काम कर रहा हूं? बोला आप दी, मैं निकट हूं या मैं काम कर रहा हूं? सर आप निकट हो, आप काम नहीं कर रहे हो. क्या है निकट्टू मतलब, पता है ना, जो काम नहीं करता. एक्चुअली में सर अगर उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब आप काम कर ही नहीं रहे. सीधा दो रूल बनता है, फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन जीरो. फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, फिर भी वर्क डन जीरो. आया ना? Yes. Yes. और एक थर्ड चीज भी याद रख लेना, फोर्स के परपेंडिकुलर अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाए फिर भी वर्क डन जीरो. सोचो बंदा इधर धक्का मार रहा है लेकिन ले जाना ऊपर था, समझा क्या? Yes. परपेंडिकुलर हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ही नहीं बनेगा, काम कैसे होगा ना. मतलब मम्मी ने लाब्दी को बोला था कि हॉल से किचन में सिलेंडर लेके जा, लाब्दी उसके ऊपर बैठ के दबा रही है उसको नीचे, क्या मतलब है, जाएगा वो आगे? अरे सिलेंडर नहीं. वो किचन की दिशा में फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिशा में डिस्प्लेसमेंट है. तो जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट है उसी दिशा में फोर्स लगा तो वर्क डन मिलेगा. जाना यहां है, हम उसको नीचे दबा रहे हैं, अरे मर जाएगा वो आगे कैसे जाएगा? समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा Yes. थोड़ा सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल वैसे भी थोड़ा सोचो. ये दिख रहा है क्या ये? लेकिन आता तू म्हणशील सर, पण तुम्हाला खरं खरं सांगा सर, एखादी गोष्ट जर मी जागेवरती फिरवली, जर समजा मी सायकलचा चाक असतो ना, असा सायकलचा चाक, त्याला असं सर मी उचललं बरं का, आणि त्याला असा हाताने फटका मारला असा कडला असं टायराला, ते फिरते का नाही? फिरते का नाही? सर मी इमानदारीत फोर्स दिला सर, सर टायर फिरला पण सर, सर बघा मी फोर्स बी दिला, टायर फिरला बी सर, सर काही तर काम झालं ना सर तिथे, असंच फिरवलं ना सर मी, मग सर मग तिथं वगडण आलं पाहिजे ना सर, मग तिथं वगडण येत नाही सर, कारण सर तो टायर तिथंच आहे सर, मग टायर पुढे जातच नाही, मग वगडण भेटतच नाही, कारण सर तुम्ही सांगता डिस्प्लेसमेंट तिथं झिरो आहे. आता डिस्प्लेसमेंट झिरो तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट झिरो इज इक्वल टू झिरो आला सर, वगडण तर गावलाच नाही आपल्याला. मग सर हे पाप है सर, ये गलत है. हम इतनी मेहनत करें टायर के ऊपर लेकिन वगडण तो मिल नहीं रहा, मग आता कसं? क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा है? Yes. तो ऐसे जगह पे भी तो कुछ तो हो रहा है ना. तो ऐसे जगह पे मतलब जो चीज ना घूमे और बस आगे जाए उसको वर्क डन के टर्म में दिखाते हो तुम लोग. तो जो चीज आगे ना जाए लेकिन फोर्स लगाने पे बस घूमे उसे टॉर्क के टर्म में बताया जाता है. समझा?
पागल बना दिया इसने हमको, कुछ समझ में नहीं आया. वैभवी काय कळलं सांग मला. Sir, when we apply force, but the object is moving on its place, then it is torque. When we are applying force and object is Moving on its place only. moving, or like, may I say like it's rotating or it's revolving, something like rotating? It's rotating at Yes. one fixed Yes. axis, उधर ही घूम रहा है. तो इसका मतलब जो फोर्स लगाया ना आपने, वो फोर्स की वजह से घूम रहा है ना, तो फिर टॉर्क आएगा सर, फोर्स नहीं आएगा. उधर फोर्स लाना तो उसको आगे लेके जाओ सर. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. साइकिल चला कभी आप सब लोगों ने साइकिल? Yes. Yes. साइकिल का पैडल मारने के बाद में साइकिल का आगे का टायर आगे भी जाता है और घूमता भी है. ओ माय गॉड. बस घूमे तो टॉर्क, बस आगे जाए तो वर्क डन, और घूम के आगे जाए तो. फिर से बोलता हूं, अब आप अगर हेवी हो रहा है तो मैं रुक जाता हूं यहाँ पे, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं. हेवी हो रहा है, समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है. अगर टायर जगह पे घूमे तो उसको घुमाने के पीछे टॉर्क आ रहा है. अगर कोई ब्लॉक और कोई चीज लीनियरली बस आगे जाए बिना घूमे तो उसके पीछे तो वर्क डन आ रहा है. तो हमारा साइकिल का टायर तो घूमते घूमते आगे जाता है, तो उसके पीछे क्या क्या आना चाहिए? Force and torque. फोर्स एंड टॉर्क या वर्क डन एंड टॉर्क? Work done and torque. Turn and समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 12th में एक चैप्टर आता है आपको, 12th में आज ही बुक उठा के चेक करो. एक चैप्टर आता है जिसका नाम है रोटेशन मोशन. तो रोटेशन मोशन के अंदर बताया जाता है कि जब कभी कोई चीज घूम भी रही है और आगे भी जा रही है तो उसके पीछे दो लोग रहते हैं. एक फोर्स भी रहता है जो उसे आगे ले जा रहा है, और उसे घुमाने के पीछे कौन रहता है? टॉर्क रहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू शुड नो इट फ्रॉम नाउ ओनली. अब भी से बता रहना चाहिए. तुम्हाला नाही कळालं मी काय सांगतो. अबे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. yes. आपकी पहली बैच है जिस बैच में 3 लोगों को पढ़ा रहा हूँ. मैंने आज तक नहीं पढ़ाया 3 लोग कभी भी. अब इधर पुणे में पढ़ाता हूँ ना, ये 50-60-70 बच्चे रहते, तो आदत लग चुकी है ऐसे कि कभी पूछता नहीं मैं किसी को, ज्यादा ऐसे पढ़ा रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाता है बच्चों को. अब मैं कैसे आप तीनों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा पूरा ध्यान आप पे है, इसलिए मैं 5-5 मिनट का आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ. तो ऐसा ऑकवर्ड फील कीजिए, ठीक है? क्योंकि मेरे को ऐसा दिखता है 3 ही लोग हो तो पूरा फोकस करना चाहिए उनके ऊपर, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे. क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ क्लियर होना चाहिए ना, वो ऐसे खाली नहीं जाना चाहिए, तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप समझ गए तो मुझे आनंद आएगा. ठीक है, हाँ. टॉर्क क्लियर हो गया अभी? अब टॉर्क क्लियर हो गया, अब हम फिर से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं. तो इतना रामायण महाभारत चला है टॉर्क बताने के लिए. टॉर्क भाईजान कहाँ पे है? टॉर्क देखो, ये टॉर्क इधर देखा. तो इसीलिए अब आप मेरे को बोलो, आता ते गोल गोल जरी फिरलं तरी त्याला एनर्जीच लागणार आहे का नाही फिरवायला? एखादी गोष्ट पुढे जरी गेली तरी त्याला न्यायला पुढे एनर्जीच लागणार आहे का नाही? म्हणून एनर्जी, वर्क आणि टॉर्क सगळ्यांचं सेमच युनिट असते, ते म्हणजे जूल असते. कळते काय असते? Yes. यस, Yes. ग्रेट. एक मिनट. अगर वर्क डन मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, 1 मिनट. और सर आप बोल रहे हो टॉर्क भी जब फोर्स लगाया जाए तभी घूमता है बॉडी, तब टॉर्क आता है. ये आपका साइकिल का टायर, ये उसका सेंटर. अगर इसको फोर्स लगाओगे तो सेंटर क्या लगाओगे? घूमेगा ना. अब तुम मेरे को बताओ, इसको घुमाने के लिए ऐसा फोर्स लगाओगे तो घूमेगा क्या? लॉजिक लगाओ. अगर ऐसा फोर्स लगाता हूं, सेंटर की टूवर्ड्स फोर्स लगाता हूं, तो घूमेगा क्या आगे जाएगा? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं. मैं ऐसा फोर्स लगाऊं या मैं ऐसा फोर्स लगाऊं, कौन सा लगाऊं दोनों में से? कौन सा नीचे फोर्स से. घूमने वाला है? सेकंड. सेकंड ना. लाभदी समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. बताने का मर्म क्या है कि ये फोर्स का इस्तेमाल करोगे ना तो टायर पूरा के पूरा आगे जाएगा.
तो वहां पे वर्क डन मिलेगा। यही एकमात्र फोर्स है जिसमें दम है उसको घुमाने का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर इस एक्सिस के अलावा घुमाना है, फोर्स अगर ऐसे लगाओगे तो याद रखना टॉर्क टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर बोला जाता है फोर्स वेक्टर क्रॉस, इसका रेडियस रहेगा ना कुछ, आर वेक्टर। अब चेक करो, तो याद रखना आपसे, कोई भी टायर अगर अपने जगह पे घूम रहा है किसी टॉर्क की वजह से, तो हमेशा ही उसका फोर्स और उसका रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, तभी वो घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। चेक करो, इस वाले केस में फोर्स और रेडियस एक दूसरे से पैरेलल है परपेंडिकुलर है, चेक करो पैरेलल है ना, तो घूमेगा क्या? घूम No. नहीं सकता। इसीलिए अगर घुमाना है ना, तो सर्कल का रेडियस और उसका फोर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। वैभवीला काहीच नाही कळालं, वैभवी खोटं बोलते मला। समझ। कळलं? समझलं ना? यस। मैं ऐसे में क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ जानबूझ के, ऐसा तेरे को समझा ही नहीं ऐसे बोल के, तो पता चलता है अगर नाही समजा तो। एक काम करतो, आता तुम्हाला एवढंच कळतंय तर आणखीन एक प्रश्न विचारू द्या, मला पाहू द्या तुमचं डोकं किती चालतंय, ठीक आहे? आता व्यवस्थित लक्ष द्या इकडे। ये सर्कल था, मैंने एक फोर्स इधर लगाया, F1 फोर्स, इसकी रेडियस R थी। मैंने एक फोर्स इधर लगाया, ठीक है? मैंने एक फोर्स इधर भी लगाया, F3। आपको मुझे बताना है किसके किसके वजह से फोर्स मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, और किसके किसके वजह से टॉर्क मिलेगा, जल्दी बताओ। तीन फोर्स फोर्स, से F1 से क्या मिलेगा? F1 से torque. टॉर्क हाँ, मिलेगा। F2 से क्या मिलेगा? वर्क डन। वर्क Done. डन। और F3 से? Work वर्क done. वर्क ग्रेट, डन। यही तो सीखना था, यही तो सबसे मेन था, कि जब भी रेडियस के परपेंडिकुलर फोर्स हो तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। लेकिन अगर रेडियस और फोर्स ये अगर वो एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। तो ये भी रेडियस और फोर्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, इससे वर्क डन मिलेगा। अब कोई बोलेगा सर ऐसा कैसा, तुम तो रेडियस किधर का भी ले रहा है, ऐसा सेम लाइन का रेडियस ले रहा है तुम। देखो इस वाले फोर्स के केस में बताओ, ले सकते हो क्या सेम लाइन, परपेंडिकुलर रेडियस आएगा ना, बराबर कि नहीं? तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ लूं थोड़ा सा। Yes. यस। सो इसीलिए भी आपको पता चल गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क का यूनिट क्या होता है? क्या होता है लाभदी, वैभवी? जूल। एनर्जी, एनर्जी बोलो, वर्क डन बोलो या टॉर्क बोलो, सबका यूनिट जूल ही होता है। True. क्योंकि है तो अल्टीमेटली एफ इनटू डिस्टेंस ही ना, आर ही, आर मतलब डिस्टेंस ही हो गया ना, और डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही हो गया ना। कळलं ना पोरींना काय म्हणतोय मी? Yes. तर पोरींनो एक लक्ष द्या इकडे, हो का, वर्क डन इज इक्वल टू, अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट कैसे आएगा? फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो याद रखना हमेशा न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है, एक न्यूटन मीटर मतलब एक जूल, ये बात को भूलना नहीं है, बता रहा हूं मैं। कळतंय का नाही कळत? Yes. समझा सबको क्या कहा मैंने? एक न्यूटन मीटर मतलब एक जूल होता है। तो ये अभी से इसको रिवाइज करिए, ये जो फाउंडेशन है ना आप पे जो बता रहा हूं मैं, जो यही आपको आगे जाके, मतलब सोचो ना 12वीं में वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है टॉर्क और वर्क फोर्स समझने में, आपको अभी समझ में आ गया।
अब आप उसका टेंशन नहीं लोगे, अब आप उसके आगे का सोचोगे तो उसका क्वेश्चन कैसा आता है। अब आप एक स्टेप आगे हो ना, उसका एंजाइटी नहीं है। लेकिन सोचो 11th वाला बच्चा सारी चीजों का एंजाइटी उसी टाइम पे ले रहा है, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। अभी से आप इसको सोच रहे हो तो 2 साल सोचोगे ना अभी से, तो बाद में सोचने का जरूरत नहीं, पर कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर भेजे में। ऐसा ऐसा सिचुएशन हमको तैयार करना है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा आगे, अब जरा देखिए, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था आपसे कि यस, तो अभी मैंने सारे कुछ वेरिएबल्स के बारे में बताया। अब मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसको आपको देखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बोला, एक रहता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा कौन सा रहता है? Derived, Derived. डिराइव क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या था? Which are क्या क्या? which is a mixture of fundamental quantity or which are completely dependent on them. ओके ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलेगा। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ओके, मुझे यहाँ पे जादव, अपनी जानवी जादव है क्या? Anushka Jadhav. ओके ओके, अनुष्का का मैसेज आया मुझे। ओके ओके, माइट बी देयर, नॉट देयर, या इट्स ओके, दैट्स ओके, नो वरीज। ओके, या लेट इट बी, विल मूव अहेड नाउ। सो नाउ एज वी ऑल नो कि कुछ चीजें अभी हमने देख ली है, अब मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ूंगा। अब और एक क्वांटिटी रहता है जो दुनिया से परे क्वांटिटी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है? देखो ये कौन सा क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ही क्यों नाम दिया गया, उसके बारे में थोड़ा जरा सोचो। देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो चीजें आती है। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, इसको कहा जाता है प्लेन एंगल, और जो सेकेंड चीज है इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। अब सर, आपने तो बोला था फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के मिक्सचर से अपना जो कौन सा है डिराइव क्वांटिटी बनता है। लेकिन सर, अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्यों लाया सर आपने बीच में? ये तो गलत है सर, ऐसे थोड़ी चलता है सर। देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को लाया गया क्योंकि एंगल के बारे में कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा था। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, इधर ध्यान दो, ये भगवत गीता है, इसको मैंने अच्छे से देखो, मैं कितने से घुमा रहा हूं। इसको मैंने घुमा दिया, बोलो इसमें कौन से यूनिट में चेंज आया? क्या आगे गया है? ये पहले ऐसा था, या ऐसा था पहले, अब ये ऐसा है, ठीक है? घुमा दिया मैंने इसको, 90 से घुमाया 90। अब मेरे को बताओ, क्या ये आगे गया? No, तो इसका यूनिट मीटर मीटर कुछ आगे गया ही नहीं, तो कुछ लेंथ आएगा भी नहीं। इसका मास भी उतना ही है, इसमें करंट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो ये घूमने वाले फैक्टर को कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसको भी तो मेजर करना पड़ेगा। तो इसको और से भी नहीं मेजर कर सकते, मास से भी नहीं मेजर कर सकते, लेंथ से भी मेजर नहीं कर सकते, करंट से भी मेजर नहीं कर सकते, इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मेजर नहीं कर सकते, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से मेजर नहीं कर सकते, और क्या बचा में? और क्या बचा? जो बचा उससे नहीं मेजर कर सकते। तो अब इसको कैसे मेजर करेंगे? कैसे मेजर करें इसको? बोल लाभदी, बोल कैसे मेजर करूं इसको? मैं कुछ तो नाम देना पड़ेगा इसको, कोई तो क्वांटिटी बनाना पड़ेगा इसके लिए। फंडामेंटल में 7 चीजें जिससे मेजर नहीं हो रहा, इसीलिए बनाया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एंगल के तौर पे बताया जाता है। एक्चुअली में उसी जगह पे, ये उसी जगह पे प्लेस है, बस घूमा है। तो घूमने वाले चेंजेस को बनाने बताने के लिए इन लोगों ने एक अलग क्वांटिटी लाया जिसका किसी और क्वांटिटी से संबंध नहीं है, जिसको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसके अंदर एंगल्स को डाला गया। कुछ समझा? Yes. तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पहला आता है प्लेन एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। अब होता क्या है प्लेन एंगल? लेट सी, प्लेन एंगल क्या होता है। अभी देखिए, प्लेन एंगल मतलब आपला तो घरगुती एंगल, साधा सुधा, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री बोलते ना आपण,
तुम्हाला माहिती देखील असेल बरं का, मी सांगतो बघा मला, तुम्ही यू जस्ट let me confirm whether what I am writing that is right or wrong. Just tell me accordingly, right? So now, if you'll consider, I'm having my radius over here from this point to this point. Have you tasted the pizza? Yes. Okay. So how is it like? कैसे लगता है फिर पिज्जा? खाया ना आपने, कैसे लगता है पिज्जा? Spicy. ओके, मतलब अच्छा रहता है, बुरा रहता है? क्या मुझे वैभव, तूने पिज्जा खाया, कैसे लगा तेरे को पिज्जा? अच्छा। ओके, ग्रेट, अच्छा लगा। यस, सही बात है। आपने सुना है कभी, अगर मान लो पिज्जा का मैंने एक ऐसे पूरे गोल पिज्जा में से ना मैंने ऐसे इसको तोड़ के लिया, ठीक है, पिज्जा, यस, सो इस पूरे सर्कल में से इतना पिज्जा बचा है, बाकी वो सब मैंने खा लिया मान लो, तो आप ऐसा बोल सकते हो, कह रहे रेडियस इंटू थीटा इज इक्वल टू बचा हुए पिज्जा का आर्क। ये आर्क है ना, पता है कि नहीं पता? इसको आर्क बोल सकते हैं, हाँ या ना? ये पता है आपको? नो। ऐसे बोल सकते हैं? नहीं पता? याद रखो, अभी से याद रखो, अगर आपको ये आर्क निकालना है ना, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं तो आपको और अच्छा आइडिया आएगा। देखो ये आर्क दिख रहा है, ये आर्क, इसका लंबाई अगर निकालना है ना, ये लंबाई को आर्क बोलते हैं, इसको एस बोलने का। ये अगर निकालना है ना, तो याद रखने का हमेशा, ये पॉइंट से ये पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने का, तो ये तो रेडियस आएगा ना, ऐसा देखो ये रेडियस आएगा, और ये भी रेडियस ही रहेगा ना, और उसके बीच में कुछ तो एंगल आएगा ना, तो याद रखने का, जब भी आपने रेडियस इंटू एंगल मार लिया ना, आपको आर्क मिल जाता है। समझा गया? डायरेक्ट वो लेंथ मिल जाता है। इसका प्रूफ एक प्रूफ दिखाता हूं इसका, देखो प्रूफ। मान लो ये पूरा सर्कल है, मान लो ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये पूरा सर्कल है। अब ये पूरे सर्कल का आर्क हमको देखना है, पूरे सर्कल का, ठीक है, पूरे सर्कल लंबाई मतलब हो गया ना, आर्क मतलब पूरा हो गया ना, तो पूरे सर्कल का देखना है तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का अगर देखना तो एंगल कितना लेना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पे था, अब मेरे को पूरे सर्कल का, मतलब एक रेडियस इधर था, अब एक रेडियस पूरा घूम के फिर से यहाँ पे आ गया, तो कुल मिला के इसका थीटा कितना है, 360, जिसको हम 2 पाई बोलते हैं, पता है ना, 360 को हम 2 पाई बोलते हैं। तो ये टोटल आर्क कितना मिलेगा, तो यहां से यहां तक ये पूरा कितना मिलेगा, ये पूरा मतलब इसका रेडियस रहेगा आर, इंटू एंगल कितना, 2 पा। तो आपको तो पता है 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफरेंस होता है ना, वही तो होता है ना इसका लेंथ। सिंपल था, कुछ भी नहीं समझा, पागल बना दिया, कुछ भी नहीं समझा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाभदेव भाई भाई आ रहा है समझ में? सर, Yes. फिर से बताऊं? yes, of that 2 pi r. चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं आधे सर्कल का बताता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो इधर ध्यान दो, अब अगर समझ में नहीं आया ना, फटके मिलेंगे, बता रहा हूं मैं, अभी समझ में आना चाहिए। अब इधर ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। देखो पहले मैं बहुत गरीब था, तब बस मैं सेमी सर्कल निकालता था। यह है सेमी सर्कल। मान लो इस सेंटर से मैं यहां से, जैसे इस केस में क्या था, यहां से यहां तक ना, ये वाला एंगल था ना बस। अब मैं आर को यहां से घूम के पूरा यहां तक लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो एंगल कितना हुआ, 180. 180। 180 को हम क्या बोलते हैं, पाए बोलते हैं, पता है क्या आपको? नहीं पता आपको? ओके ठीक है। आपको पता है ना कि ये जो 90 डिग्री को पाई बाय 2 से भी लिखा जाता है, सुना है आपने कभी? No. आप ठीक है, अभी ये 1 मिनट है बस। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा, इसको, ये साधारण एंगल है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। समझा क्या? मतलब अब तक जो आप 90 डिग्री 180 डिग्री बोलते थे ना,
उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन Plane एंगल। angle. यस, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ये बात आपको याद रखना। हाँ, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं? आप मेरे को बताना, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी स्पेस में यहाँ पे लिखा, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि जो भी r इंटू थीटा होता है वही आर्क मतलब s का वैल्यू देता है। आया ना? समझा मैंने क्या बोला? कोई भी रेडियस को बस उस कर्व का एंगल इंटू करो तो यार उसका लंबाई पता चल जाएगा आपको। ये लंबाई आपको पता चल जाएगा उसका। अभी भी नहीं समझा? मेरे को आपको 100 बार नहीं समझा, मैं 100 बार बताने की ताकत रखता हूं। आपने मुझे पूछते हुए डरना नहीं, एक बार ही बता रहा हूं। फिर से बताओ एक बार, एक बार Yes. एक बार बताता हूं फिर से। अब सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। एकदम सोपं. लाब्धीच्या घरी पिझ्झा आणला. लाब्धीने म्हटलं आईला, पप्पाला आणि भावाला, तुमच्या तुमच्या हिश्श्याचा पिझ्झा खायचा, माझ्या हिश्श्याचा पिझ्झा तसाच ठेवून द्यायचा. आता लाब्धीच्या घरच्यांनी लाब्धीला घाबरून तिच्या हिश्श्याचा पिझ्झा तसाच ठेवून दिला, परत ती रडेल म्हणून. 4 भागापैकी चेक करा, एकच भाग राहिला. बरोबर का नाही? एक कोर बाकी आहे बघ. बरोबर है ना? आता लाब्धी Oh. घरी गेली. लाब्धीला कळालं की पिझ्झा आणला होता, माझ्याकडे एकच कोर ठेवला. लाब्धीने पहिले कन्फर्म केलं एकच पिझ्झा आणला होता का. तिला कळालं हो एकच पिझ्झा आणला होता. मग म्हणलं तिने ठीक आहे बरोबर, मग माझ्या हिश्श्याचं मला बाकी राहिलंय. आज लाब्धीला मी एक टॉपिक शिकवला होता. त्या टॉपिक मध्ये लाब्धीला सांगितलं तुम्ही काहीतरी की आर इंटू थिटा केलं की आर्क मिळतं. आणि आर्क म्हणजे काय? त्याचा सरफेस, हा सरफेस, याची लांबी. तो लाब्धी ने बोला मैं इसको अभी मेजर करके रहूंगी. लाब्धी ने प्रैक्टिकल करने के लिए पट्टी से इसको मापा, ऐसा इधर जो अपना रहता है ना वो इंक्स पट्टी, पता है क्या वो माप आप लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे माप लिया इसने इसको. उसको कुछ तो दूरी मिल गया. अब लाब्धी को चेक करना था. लाब्धी को पता था कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है. 90. हाँ, तो लाब्धी को पता कि एंगल है 90 डिग्री. ओके. और लाब्धी को पता था इसका रेडियस कितना है. लाब्धी ने नटराज के पट्टी से इसका रेडियस माप लिया. इसका रेडियस लाब्धी को मिल गया आर. ठीक है, कितना मिला? आर रेडियस मिला. अब लाब्धी को पता था कि अगर इस आर्क का वैल्यू निकालना है तो रेडियस को इंटू करना है किससे? एंगल से. 9. लेकिन डायरेक्ट 90 से इंटू नहीं कर सकते. लाब्धी को पहले पता था 90 को मैं पाई बाय 2 ले सकती हूँ, 180 को मैं पाई ले सकती हूँ, 270 को मैं क्या ले लू लाब्धी? 3 पाई बाय 4. सही है. और 360 को मैं 2. एक मिनट, गलत हो गया, एक मिनट. ये 3 पाई बाय 4 लिख दिया ना. यहाँ पे तो पाई बाय 2 पाई, फिर 1.5 पाई आना चाहिए ना. 1.5 पाई मतलब कितना? 3 पाई बाय 2. समझाएगा क्या? क्लियर है? मतलब अभी से याद रख लेना, 90 मतलब पाई बाय 2 होता है और 180 मतलब पाई होता है, तो 360 क्या होगा? 2 पाई हो जाएगा ना. तो 360 मतलब 2 पाई, तो 720 मतलब कितना? 3 pi upon. 3 गलत. फिर से सुनो, सब लोग लंबी सांस ले लो. ले लो, अभी यही काम बाकी है, ले लो. अपने ऑक्सीजन है, ले लिया. यस. आप देखो. सर हाँ, 720 और 270. 720 आएगा ना. खुद ही सोचो, अगर 360 मतलब 2 पाई है, 180 मतलब पाई है, तो 720 मतलब क्या है? 720 तो 4 इंटू 180 होता है ना. तो 4 और 180 मतलब क्या? पाई ना. पाई, 4 पाई आ गया ना.
अरे 362 पाई है तो उसके डबल होता है 720, वो तो 4 पाई हो जाएगा ना। सोचो ना, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। लाभ समझ में आ रहा है? Yes. बताने का मतलब क्या है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, आप किसी भी कैलकुलेशन में अगर आप डायरेक्ट एंगल से इंटू करोगे ना, अगर मैं यहाँ पे आर को अगर 90 डिग्री से इंटू करूंगा ना, तो मेरा आंसर ही गलत आएगा, जो भी आंसर आए। इसीलिए कुछ भी करके डिग्रीज को पहले पाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो इनको इंटू के कैलकुलेशन में ले ही नहीं सकते आप। समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. तो इसीलिए पाई Yes. में कन्वर्ट करना। और पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखना है आपको, फिर से बोल रहा हूँ, 90 मतलब क्या? 5/2. Pi. 180 मतलब क्या फिर? Pi. 5. डबल ना उसके। 270 मतलब क्या? 3 pi upon 2. 3 पाई। 5/2. तो 360 मतलब कितना? 2 pi. pi. 3. यस। तो 720 मतलब कितना? 4 pi. 4. तो 540 मतलब कितना? 3 pi. हाँ, तो ये 180 180 180 180 मतलब 1 पाए, समझा क्या? तो 3 बार 180 मतलब 3 पाए। लेकिन और एक खासियत मतलब क्या, यहां पर हर एक पाए को 2 पाए होते हैं, 1 और 2। सॉरी, आई वाज जोकिंग, थोड़ा हेवी हो गया इसीलिए। तो बोलिए, एक पाए को कितने पाए होते हैं? एक So, पाए है, 2 पाए एक पाए को। इस पाए नाम का एक मूवी भी आया था, अगर आपको पता होगा तो, हॉलीवुड का मूवी था, दी पाए। ओके, लेट इट बी। अब तुम मेरे को बताओ, अब आप मेरे को बताओ, आपको बस यही याद रखना है, रेडियस इंटू एंगल मतलब होता है आर्क। क्या बोला, रिपीट करो। radius Radius into into angle. R. मतलब होता है आर्क, 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 आर्क। ठीक है, अब इधर चेक करो, इसका रेडियस आर इंटू एंगल क्या है इसका, पाई/2, मतलब होगा इसका क्या, आर्क। सही है? कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, अभी फटके मिलेंगे अगर नहीं समझ में आया तो। देखो लास्ट, तो अगर सेमी सर्कल निकालो तो मेरे को बताओ, सेमी सर्कल का आर्क क्या आएगा, बताओ अभी। इसका रेडियस अगर आर है तो बताओ अभी। रेडियस इंटू कितना एंगल है? Pi. 180. Pi. Pi. हाँ, 180 मतलब पाए ना। yes. पाई आर क्या है इसका, सरकमफेरेंस। तो खुद ही चेक करो ना यार, आधे सर्कल का सर्कल पाई आर ही तो आता है ना यार। Hmm. तो पूरे सर्कल का अगर सरकमफेरेंस निकालना है, तो ऐसा पकड़ लो कि रेडियस आपका आर है, और पूरा घूम के 360 आओगे ना। सेमी सर्कल का 180 होता है, तो पूरे सर्कल 360 होता है ना। और 360 मतलब 2 पाए ना। इसका मतलब 2 पाए और आर मतलब है इसका सरकमफेरेंस, जिसको हम इसका पूरा आर्क बोलेंगे। खत्म, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये मैथ्स में पढ़ाना चाहिए आपको, पता नहीं कब आने वाला है, लेकिन अभी तो आप समझ चुके हैं। समझ गए अभी आप? Yes. झूठ बोल रहे हैं? सच में आ रहा है समझ में? Yes. Yes. अद्भुत, ग्रेट, गुड। हाँ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछिए क्वेश्चन। Yes. Yes. जो आंसर देगा उसे मिलेंगे 7 करोड़ रुपए। ये 7 करोड़ का क्वेश्चन है। यस। अब आप, मुझे लगता है स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो ना, वैसे मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूं, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप, मैं ना ये बेसिक्स क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक्स के बाद में फिर मैं और चीजों पे जाने वाला हूं। अगर बेसिक्स ही कवर नहीं होगा ना, तो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बता पाऊंगा आपको, है ना। तो आपको बेसिक्स पहले कड़क होना चाहिए आपका। या सो नाउ, हाँ, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? बताऊं मैं, बताऊं क्या? Yes. मैंने एक रेडियस लिया, 10 मीटर का रेडियस था, और वहां पर एंगल का वैल्यू था 45 डिग्री। बताओ, कितना आर्क आएगा?
45 डिग्री का एंगल था वहां पे, है ना। सर्कल का रेडियस कितना था, 10 मीटर। उसने बस कितना एंगल निकाला, 45 डिग्री का। तो पूरा सर्कल तो बन नहीं पाया, लेकिन जो भी बना उसका आर्क क्या होगा, जल्दी बताओ। Radius into pi upon 4. Radius into लाब्दी भाग गई, लाब्दी Yes, sir. कितना। Radius into pi upon 4. एक्चुअली संस्कृति ने सबसे पहले बताया और सही बताया। क्या बताया संस्कृति ने, आर्क इज इक्वल टू आर इंटू एंगल को किस में लोगे, 90 पाई बाय 2 है तो 45 पाई बाय 4 होना चाहिए। सही है। Yes. अब खुद ही मेरे को बताओ फिर। ये देखो इधर, अगर इससे आधा ना, 90 से आधा ना, देखो ना 90 से आधा, इसका क्या रहेगा। आपको पता है सबका 2 पाई आर होता है, तो अब कैलकुलेशन दिमाग में करने का, पूरे सर्कल का 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का पाई आर, तो पाउ सर्कल का मतलब ही एक कोरबर सर्कल का पाई आर बाय 2, तो उससे आधे का पाई आर बाय 4, 45 वाला होता है। लॉजिकली क्लियर हो गया डायरेक्ट, नहीं समझा, क्लियर है ना। Yes. एक्चुअली मेरे को मैथ्स नहीं पढ़ाना था, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा था, लेकिन अब आपको समझ में तो आ गया होगा कम से। तो उसमें एक एंगल रहता है जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल। तो देखो प्लेन एंगल इतना बड़ा गेम करता है ये, समझा। Yes. आपने एंगल का यूनिट क्या होता है सुना है कभी, एंगल का यूनिट कुछ रेडियन रहता है, रेडियन। Yes. तो एंगल मतलब 90 लिखा तो डिग्री लिखते हैं ना, तो रेडियन किसको लिखते हैं, 90 तो डिग्री है। क्या आपने 90 डिग्री रेडियन ऐसा सुना है क्या, 90 रेडियन सुना है क्या आपने। क्या एंगल को रेडियन बोलते हैं, फिर डिग्री किसको बोलते हैं, और एंगल को डिग्री बोलते हैं, तो रेडियन फिर क्या है। सब मिलके पागल बना रहे हैं हमको, क्या है। तो देखो 90 डिग्री है, लेकिन 90 को डायरेक्ट कैलकुलेशन में ले नहीं सकते, इसीलिए 90 को कन्वर्ट करोगे आप लोग पाई बाय 2 में, और जब ये पाई में कन्वर्ट होगा तब इस पाई को मेजर करने का यूनिट है रेडियन। तो समझा। तो जब तक 90 है तब तक डिग्री बोलना पड़ता है, लेकिन जैसे पाई में कन्वर्ट हो गया पाई बाय 2 रेडियन आ जाता है। नाही कळालं तुम्हाला, कळत आहे मी काय सांगत आहे। Oh, यस, ये बात आपको समझना है। तो अभी से अगर आपको कोई बोलता है, बोलो रे एंगल का यूनिट क्या है, आप बोलो degree. एंगल का, नहीं 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 नहीं, एंगल का यूनिट रेडियन ही है, डिग्री यूनिट नहीं होता। नहीं तो आप बोलोगे मेरे को ना 150 डिग्री का बुखार आया है, तो वो भी तो डिग्री हो गया ना, है ना। तो डिग्री यूनिट है ही नहीं। एक्चुअली में 90 डिग्री ये एंगल को शो करता है, लेकिन उसको यूनिट नहीं है। तो एंगल को एक ही यूनिट है, 90 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा पाई बाय 2। अब पाई जैसे आ गया उसको रेडियन आ गया, इसीलिए एंगल के पास एक यूनिट है, वो है रेडियन। और एंगल का इस्तेमाल कैलकुलेशन में रेडियन के नाम पे किया जाता है, इसीलिए तो पाई बाय 2 पाई लेके इंटू कर रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री लेके थोडी इंटू कर रहे हैं हम लोग, कळतंय का। त्याच्यामुळे Yes. साध्या सोप्या भाषेमध्ये आपण लक्षात ठेवतो की 90 डिग्री म्हणजे एवढी असती, पण कॅल्क्युलेशन मध्ये घेताना त्याला तुम्हाला पाय बाय 2 करून घ्यावं लागणार आहे, आणि पाय बाय 2 करून घेतल्यावर त्याचं युनिट बरोबर रेडियन होऊन जाते, कारण पाय जिथं आला तिथं युनिट रेडियन होऊन जातं। नहीं समझा। Sir, आया समझ में. संस्कृति बोल रही हो कि सब पागल बना रहे हैं। सर आया समझ में। आ गया ना, ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो यही इसीलिए मैं डर रहा था जब मैं उस दिन आया था ना आपके इधर, तो मैं थोड़ा डर रहा था एक्चुअली। मैंने बोला किसी भी बच्चों को इधर बुला लेंगे यहाँ पे तो मेरा पचका हो जाएगा, मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो समझेगा ही नहीं कुछ उसको, क्योंकि नहीं पल्ले पढ़ता ही नहीं इधर। तो ये बोला इसको सुनने के लिए भी क्वालिफाइड बच्चा चाहिए। ऐसा कोई भी जो स्ट्रगल कर रहा है अपने एकेडमिक में वो नहीं समझ सकता इसको, वो 4-5 गालियां देगा मेरे को, वो मीटिंग छोड़ के चला जाएगा, वो बोलेगा पागल बना रहा है ये, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये। तो इसीलिए लोग भी क्वालिफाइड चाहिए इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट 11th की बातें चल रही है ना यहाँ पे, जो आपने 9th में भी नहीं सुनी और 10th में भी नहीं सुनोगे आप, सीधा बता रहा हूँ नहीं सुनोगे आप। जैसे प्रेशर स्ट्रेस का डिफरेंस नहीं सुन सकते, 2 लेक्चर में आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई, नहीं हो ही नहीं सकता वहां पे। क्रॉस क्या है, डॉट क्या है, कुछ नहीं लेंगे, डायरेक्ट 11 में जंप मारेगा, अरे बाप रे ये वेक्टर में 2 भी रहते हैं क्या, ऐसा बाद में बदलता है।
तो वो बेसिक उठाते उठाते 6 महीने चला जाता है, तो रैंक आता ही नहीं फिर बच्चे का। लेकिन रैंक उसी बच्चे का आ पाएगा इस बच्चे को अभी से मैदान के लिए तैयार करके रखा जाए। तो इसीलिए 2 साल बाद मेरे पास कोई भी आके ये नहीं बोलेगा कि सर मेरा 10th में मार्क्स क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं 10th के लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूं। आपको डायरेक्ट आके ये बोलना है सर मेरा जेई और नीट में मार्क्स क्यों नहीं आया, मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है आ जाएगा। चलिए अब आगे। तो अब तक हमने ये देखा है कि टॉर्क क्या होता है और वर्क डन क्या होता है। वर्क डन, एनर्जी, टॉर्क सबका एक ही यूनिट है जो एनर्जी का होता है, जो जूल होता है। वर्क डन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट से आता है क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन टॉर्क फोर्स वेक्टर और रेडियस वेक्टर के क्रॉस से आता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन आने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का एक ही दिशा में होना जरूरी है। अगर वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुए तो वर्क डन का वैल्यू 0 आता है। लेकिन टॉर्क के केस में उल्टी बात है। टॉर्क के केस में फोर्स और रेडियस जब तक एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तब तक वो घूम ही नहीं सकता, मतलब टॉर्क मिल ही नहीं सकता। आगे जाके हमें पता चला कि दो वेक्टर्स को इनटू करने पे अगर आंसर स्केलर आता है तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। दो वेक्टर्स को इनटू करने के बाद में अगर आंसर वेक्टर आता है तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। और थोड़ा हम जब आगे बढ़े तब हमें पता चला कि किसी भी एंगल को रेडियन में तब्दील किया जा सकता है। अगर किसी भी कर्व का आर्क निकालना है तो वहां का रेडियस इंटू एंगल दोनों को इंटू कर दो। रेडियस को तो मीटर या सेंटीमीटर में ले लो, लेकिन जब भी कभी आप एंगल को लोगे तो 90 डिग्री अगर दिया है तो उसको π/2 में करके लेना पड़ेगा। 180 दिया है तो पाई में करके लेना पड़ेगा। 270 दिया है तो 3π/2 करके लेना होगा। अगर 360 दिया है तो 2π करके लेना होगा। 540 दिया है तो 3π करके लेना होगा। और 720 दिया है तो क्या करना होगा, खाना खा के सो जाना है ना। क्या करना होगा 4 पाई। या 4 पाई। ग्रेट, ये बात हमें अभी तक पता चला। क्लियर है सबको? यस। ओके। उसके अलावा एक बार ये भी बात पता चला कि फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 चीजें रहती है जो सबसे इंडिपेंडेंट रहती है। इन 7 चीजों से डिराइव क्वांटिटी के अंदर की सारी चीजें बनती है। लेकिन इनके दोनों क्वांटिटी के अलावा और एक तीसरी क्वांटिटी जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी में 2 चीजें आती है। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल एक ऐसी चीज है जो अब तक हम देखते थे 90 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, नॉर्मल डिग्री। लेकिन सॉलिड एंगल मतलब इसको 3D एंगल कहा जाता है और प्लेन एंगल को 2D एंगल कहा जाता है। क्योंकि आप जब भी प्लेन एंगल को लिखते हो तो बोर्ड पे लिखते हो ना, जैसे अभी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2D मतलब क्या, एक दिशा ये, एक दिशा ये। जब भी एक्स वाई एक्सिस मिलेगा तो समझने का 2D है। तो चेक करो, अब यहाँ पर जब मैं एंगल दिखाता हूँ, देखो ये थीटा एंगल, तो ये इसको दिखाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ा ना, बराबर के नहीं? यस। तो प्लेन तो 2D प्लेन है ना, संस्कृति कहते हैं का। तो जिन एंगल को बोर्ड के ऊपर दिखाया जाए एक्स वाई एक्सिस, बस एक्स बोर्ड मतलब वही ना यार, एक ऐसा और एक ऐसा, एक ऐसा, दिमाग खराब, ये प्लेन है ना, प्लेन प्लेन, इस पे लिख के बताते हैं। इस एंगल को उस पे बताया जाता है थीटा, उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। लेकिन जिसको 3D में बताया जाता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। मैं आपको बताता हूँ सॉलिड एंगल कैसे निकाला जाता है। अब आप मेरे को बताओ, अगर हमने गर्मियों के सीजन में घर पे बहुत ही मीठा और पका हुआ एक कलिंगड़ लाया, कलिंगड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। 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 इस वाटरमेलन को हम लाने के बाद आप जरा चेक कीजिए, उसको काटने की बारी आती है ना, आपकी मम्मी आपको बोल जा जा लाबदी मधून चाकू घेऊन ये, आपण काय करतो जाऊन चाकू घेऊन येतो। आणि एक अशी आपली लई इच्छा असते, आणले आणले आपण असं चाकू मध्ये रुपतो। किया क्या आपने कभी ऐसा? नहीं किया? आप बड़े सिंसियर लोग हैं इसका मतलब। ठीक है, मतलब मैंने किया है। हम इस पे ऐसा ऐसे ऐसे इसके अंदर डाल देंगे, ऐसा अंदर घुसा देंगे, और फिर ऐसे उसको ऐसा भी कर देखो, ऐसे भी करते फिर देखो, ऐसा गोल करके ऐसा कोन बाहर निकालते। देखा आपने?
किया क्या आपने ऐसा? Yes. तो फिर ना Yes. वो जब कोन बाहर निकालोगे तो देखो कोन ऐसा दिखेगा, मतलब जो खाली बचा हुआ जगह है ना, वो खाली बचा हुआ जगह देखो कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये उसका सेंटर है ना, ये कोन है उसका। मैं सही बोल रहा है नहीं बोल रहा बताओ? ये सेंटर के यहाँ से गोल करके निकालता ना आपने, तो जो कोन जो निकाला ना आपने, अब 2D में तो ये एंगल ऐसा दिखता है ना, अब 3D में तो ये एंगल कुछ ऐसा दिखेगा ना। देखो मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ, देखो थोड़ा आपको और अच्छे से समझे इसीलिए। मान लो आपने ऐसा पिच कट करके निकाला, अब इधर भी एक एंगल होता है, मैं बताता हूँ कौन सा है। देखो ये दिख रहा है क्या? प्लेन में तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन 3D में तो ऐसा दिखेगा ना, चद्दर डाले जैसा। समझा क्या? तो ये ऐसे वाले Yes. एंगल्स को ही सॉलिड एंगल कहा जाता है, क्योंकि कहाँ मिलते हैं? बस 3D में मिलते हैं, सॉलिड में मिलते हैं। सॉलिड 3D होता है ना, और ये प्लेन में 2D रहता है। फर्क समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. Yes. इसी के लिए बस आप एक ही बात याद रखना, अगर सॉलिड एंगल को निकालना तो पता है कैसे निकालते हैं? सॉलिड एंगल को इस ओम के साइन से बताते हैं, सॉलिड एंगल। और इसको निकालना तो पता है कैसे निकालते हैं? सॉलिड एंगल को निकालने के लिए ये जो ऊपर का एरिया दिख रहा है, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया दिख रहा है एरिया, तो इसका पूरा एरिया अपॉन जो भी रेडियस रहेगा ना, ये रेडियस रहेगा ना, कुछ 4 रेडियस दिख रहे हैं, इस रेडियस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का। समझा क्या? Yes. नाही कळालं, वैभवीला नाही कळालं, वैभवीला नाही कळालं, वैभव कळालं? आवाज आ रहा है मेरा वैभवी? Yes. हे बघ परत सांगतो, ते कलिंगड आपल्या घरी आणलं ना, आता यावेळेस त्याला आपण थोडं वेगळं कापलं, बोर झालो होतो आपण, म्हटलं असं चौकोनच कापून टाकू आज याला. हे बघ असं असं, कळलं का? असं कापलं. असं कापल्यानंतर ना, जर याच्यामधला, जर याचे सगळे साईड तुम्ही जॉईन केले ना असे, तिथे एक अँगल गावतोय ना असा, पण तो ह्याच्यासारखा लाईन थोडी दिसतोय. 2D मध्ये लाईन गावती, पण इकडे लाईन दिसणार ना, इकडे असं दिसणार आहे, एकदम असं कैप सारखी दिसेल, छोटी कैप है ना, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. तो उसको कैसे निकालते हैं? तो इस कैप के जस्ट ऊपर जितना एरिया बना है ना, वो एरिया, वो एरिया इनटू जो रेडियस है ना उसका स्क्वायर, खत्म, मिल जाता है आंसर. कळालं का? पण प्लेन अँगल कसा काढतो? Yes. प्लेन अँगल आपण कसा काढतो? हा तो सॉलिड अँगल झाला. प्लेन एंगल अपन कैसे काटते हो? प्लेन एंगल अब अच्छे से देखिए, हम बताता हूं कैसे निकालते हैं. तो प्लेन एंगल को निकालते टाइम पे आपको जो थोड़ी देर पहले बताया ना कि आर इंटू थीटा इज इक्वल टू एस होता है ना, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर बोल दो क्या? बोलो. Yes. तो प्लेन एंगल मतलब ही थीटा होता है, उसको आप एस बाय आर लिख सकते हो, मतलब ही आर का अपॉन रेडियस लिख सकते हो. क्लियर हो गया फंडा? ये प्लेन एंगल, ये सॉलिड एंगल, खेल खलास. ये प्लेन एंगल का डायग्राम समझने के लिए. सबको क्लियर है या कोई दिक्कत है? हाँ. Clear. Clear. अब मेरे को सबसे पहले बताओ, अभी तो मैं इसको बंद कर देता हूँ.